नमस्कार दोस्तों, आर के वाई पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज क्लासेज। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट की थी शाम को 8 बजे, उसमें जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों, हमने दर्शन शास्त्र की क्लास स्टार्ट की थी। हमारी 2 क्लासें उसमें हो चुकी है। 2 क्लासों के साथ ही हमने जो टॉपिक देखा था उसमें उसमें हमने टॉपिक देखा था, कौन कौन से टॉपिक हमने करवाए थे। तो हमने दर्शन शास्त्र की जो लास्ट क्लास अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के बारे में देखा था। दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के बारे में देखा था। तो हमने जो लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा जो टॉपिक है वो अधूरा रह गया था। हम देख रहे थे, एक तरफ दर्शन का नाम देख रहे थे और एक तरफ उनके द्वारा जो स्वीकृत प्रमाण है उनके बारे में देख रहे थे। तो उस टॉपिक को हम जरा थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद में हम देखेंगे जो रेन डेकार्ट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा था जो दर्शन शास्त्र में चल रहा था, तो एक तरफ थे दर्शन के नाम। दर्शन कौन सा दर्शन था, यानी दर्शन के नाम, दर्शन का नाम। और एक तरफ तो स्वीकृत प्रमाण, यानी क्या कौन कौन से प्रमाण स्वीकृत किए गए। स्वीकृत प्रमाण दोस्तों, हमने देखा था कि एक पहले वाली क्लास में परमा देखा था, अपरमा देखा था, प्रमाण देखा था, प्रमेय देखा था, और उसके अलावा देखा था वो प्रमाण में हमने देखा था एक तो प्रत्यक्ष देखा था, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। उसके बाद में हमने देखा था अनुमान देखा था, शब्द देखा था। उसके बाद में हमने प्रमाण देखा था, उपमान देखा था। उपमान के बाद में हमने अर्थापत्ति और अनुपलब्धि देखा था। तो उनमें से ही जो प्रमाण, तो वो प्रमाण किस धर्म के द्वारा कौन से प्रमाण स्वीकार किया गया उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे तो पहला धर्म है, यानी पहला जो दर्शन है वो कौन सा है, वो है चावार दर्शन। कौन सा? चावाक दर्शन। चावार्क, चावाक दर्शन। तो चावाक दर्शन के द्वारा जो स्वीकृत प्रमाण है वो कौन से? वो है प्रत्यक्ष। कौन सा? प्रत्यक्ष। यानी इन्होंने क्या स्वीकार किया है, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रमाण है उनके बारे में चावाक दर्शन में बताया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे जो कौन सा प्रमाण है, यानी कौन सा दर्शन है। तो इसके बाद में देखते हैं बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन। बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध और वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इनके द्वारा क्या स्वीकार किया गया है? तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान स्वीकार किया गया। प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान बौद्ध और वैशेषिक द्वारा स्वीकार किया गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन से दर्शन है। तो फिर इसके बाद में जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और जैमिनी और रामानुज। जैमिनी और रामानुज, जैमिनी और रामानुज दर्शन, रामानुज। अब इनके द्वारा स्वीकृत प्रमाण क्या है? तो इनके द्वारा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के साथ अनुमान और अनुमान के साथ एक और जोड़ा गया है। कौन सा? वह शब्द, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान प्लस और कौन सा जोड़ा गया और क्या स्वीकार किया गया? तो शब्द। क्या? शब्द। अब शब्द मैंने बताया था आपको कि जो शब्द होते हैं वो वैदिक वचन होते हैं, और जो आपति पुरुष होता है, जैन जो अनुमान लगा रहा है, तो उस पुरुष के वचन भी होते हैं, उसके पुरुष के वचन भी होते हैं। अब इसके बाद में और कौन सा दर्शन है? इसके बाद में और कौन सा दर्शन है? इसके बाद में न्याय। न्याय, न्याय में क्या स्वीकार किया गया है?
तो न्याय, जो न्याय है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब शब्द के साथ साथ उसमें और क्या स्वीकार किया गया है, उसमें स्वीकार किया गया उपमान। क्या उपमान, यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया, अनुमान और शब्द, शब्द के साथ में उपमान, उपमान, उपमान भी इसमें स्वीकार किया गया। इसके बाद में देखते हैं हम प्रभाकर यानी मीमांसक। कौन सा दर्शन, मीमांसक। प्रभाकर यानी मीमांसक, मीमांसक दर्शन। इसमें क्या क्या स्वीकार किया गया, तो इसमें ये चार तो स्वीकार किए गए, प्लस इसके द्वारा और क्या स्वीकार किया गया, तो इसके द्वारा अर्थापत्ति भी स्वीकार किया गया। अर्थापत्ति, इन चार तो ये हो गए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया गया, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, प्लस इसमें क्या हुआ, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति, तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी इसमें 5 प्रमाण स्वीकार किए गए। किसमें, प्रभाकर या मीमांसक में। किसमें, प्रभाकर या मीमांसक में। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा दर्शन आता है। इसके बाद में आता है कुमाररत्न और शंकर दर्शन, या फिर कुमाररत्न को हम बोलते हैं, मीमांसक भी बोलते हैं कुमाररत्न को। तो कुमाररत्न और शंकर दर्शन, कुमाररत्न या फिर मीमांसक और शंकर, ये क्या है, ये भी दर्शन है। यानी कुमाररत्न और कुमाररत्न मीमांसक या शंकर दर्शन, यानी कुमाररत्न को मीमांसक भी बोलते हैं, उसके साथ शंकर दर्शन। अब इनके द्वारा, ये जो दर्शन है, इनके द्वारा कितने प्रमाण स्वीकार किए गए, तो इनके द्वारा जो प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है, शब्द भी है, उपमान भी है, अर्थापत्ति है, और साथ में कौन सा है, अनुपलब्धि। कौन सा है, अनुपलब्धि। इसके द्वारा जो स्वीकृत प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्लस अनुपलब्धि। ये इनके द्वारा क्या है, प्रमाण स्वीकार किए गए। तो दोस्तों ये दर्शन थे और ये स्वीकृत प्रमाण थे, जो मैंने बताया आपको। चार्वाक के द्वारा प्रत्यक्ष का प्रमाण स्वीकार किया गया, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान स्वीकार किया, जैन, सांख्य, जैमिनी और अमंत द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द स्वीकार किया गया, न्याय के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और साथ में उपमान भी स्वीकार किया गया। उसके बाद में प्रभाकर और मीमांसक, इनके द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और साथ में अर्थापत्ति भी स्वीकार किया गया। और जो लास्ट में बचा कौन सा, अनुपलब्धि, यानी इनके साथ में प्रत्यक्ष, जो कुमाररत्न यानी जो शंकर दर्शन है, उनके साथ इनके द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये हमारे दर्शन थे, ये हमारे दर्शन थे जो हमने पढ़े। कौन कौन से प्रमाण है वो पढ़े हमने, और कौन कौन से प्रमाण स्वीकार किए गए वो पढ़े। तो ये कहते हैं, ये हमारे क्या जो भारतीय दर्शन थे, इनके विचार यानी इनके प्रमाण थे भारतीय दर्शन के। अब ये कहते हैं भारतीय दर्शन, किस दर्शन के द्वारा कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया, ये मैंने बता दिया आपको। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि न्याय के द्वारा कौन कौन से प्रमाण स्वीकार किए गए, तो न्याय के द्वारा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान स्वीकार किया गया। दोस्तों दर्शन शास्त्र में ये से क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखना आप, कई क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे चार्वाक के द्वारा पूछ लिया उन्होंने कि चार्वाक दर्शन ने कौन सा प्रमाण स्वीकार किया गया, तो चार्वाक के दर्शन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया गया।
क्वेश्चन में ऑप्शन देता है, जैसे दे दिया प्रत्यक्ष दे दिया, अनुमान दे दिया, सत्य दे दिया और उपमान दे दिया, और फिर पूछ गया कि चार के द्वारा स्वीकृत प्रमाण है, तो फिर हमें केवल क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं दर्शन शास्त्र में। अब देखते हैं हम जो रेन डेकार्टे थे, रेन डेकार्टे यानी सिलेबस के हिसाब से हम देखते हैं रेन डेकार्टे। अब सिलेबस में क्या दे रखा है, एक बार वो सिलेबस देख लेता हूँ और भी दोबारा क्या क्या है सिलेबस में, जो मैंने बताया था आपको सिलेबस, जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है कांड दर्शन दे रखा है, इसमें वैदिक उपदर्शन की मूल अवधारणा, सुकरात पत्ति, कांड पत्ति, सुखवाद, उपगिरवाद, कांड दर्शन, जो दर्शन दे रखे उनमें दे रखा है रेन डेकार्टे। क्या दे रखा है, रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे। तो रेन डेकार्टे के बारे में पढ़ते हैं कि रेन डेकार्टे उनका जन्म कब हुआ, उनका जो दार्शनिक थे वो किस से संबंधित थे, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, कौन से स्थान से संबंधित थे, और उनके क्या क्या विचार थे। तो हम पढ़ेंगे, और एक टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, साथ के साथ लिखते भी रहिए, ताकि आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। तो हम देखते हैं रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे। दर्शन शास्त्र एक जो सेकंड ग्रेड है, एसएसटी का सेकंड पेपर है, उसमें अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिलेक्शन के हिसाब से। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनसे आते हैं, जो चार सब्जेक्ट है इनका विशेष महत्व रहता है सेकंड ग्रेड के सिलेक्शन में। तो दोस्तों अच्छी तरह से हमें इन सब्जेक्टों को तैयार करना है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखना है, और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते चलना है। अब इनके बारे में देखते हैं रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे। रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे, रेन डेकार्टे। अभी देखें रेन डेकार्टे कौन थे, इनका क्या कहाँ से संबंधित थे, इनके क्या क्या विचार थे, इनका जन्म कब हुआ, ये सब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप अपने भी नोट्स बनाइए, जिसमें बोर्ड पे बढ़ा रहा हूँ, आप वैसे के वैसे अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको बाद में कंटेंट कहीं ढूंढना नहीं पड़े और आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। दोस्तों अगर स्पीड में चल रहा हूँ तो आप आराम से इसे पॉज करके या फिर माइनस में कर कर से आप देख सकते हो, और आपके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों बार बार रिवीजन करने से ही हमारा टॉपिक क्लियर होता है, और आपको पता है कि क्या कि करत करत अभ्यास हो जन्मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है और सिल्ला पे पड़े निशान। दोस्तों अगर रस्सी पत्थर को काट सकती है तो हमें सिलेक्शन लेना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। दोस्तों ये सोचो कि बस पढ़ना है, हमारा प्यार प्रेम जो भी कुछ है वो हमारी क्या है, किताबें है। किताबों से प्यार करोगे तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगी दोस्तों। ये है किताबों की ताकत, शिक्षा की ताकत है। बोलते हैं ना भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं ना कि शिक्षा वो सैन्य का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। शिक्षा वो सैन्य का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो दोस्तों आपको भी वही शेर बनना है, धाड़ने वाला। कैसे, बार बार रिविजन करके इतना ज्ञान अर्जित कर लो कि जो भी पेपर आए तो उसको आप आसानी से फटाफट सोल्व कर दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं रेन डेकार्टे। तो रेन डेकार्टे इसके बारे में लिखते हैं, तो ये फ्रेंच बुद्धिवादी दार्शनिक थे। फ्रेंच फ्रेंच बुद्धिवादी दार्शनिक थे। फ्रेंच बुद्धिवादी दार्शनिक थे कौन, रेन डेकार्टे। रेन डेकार्टे फ्रेंच बुद्धिवादी दार्शनिक थे, और इनका जन्म जन्म इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1596 यानी 1596। जन्म कब हुआ इनका, 1596। वो कहा हुआ, तो फ्रांस का एक
कस्बा था तुरेन, वह इनका जन्म हुआ, यानी फ्रांस के तुरेन में। फ्रांस के तुरेन में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, किनका, रेन डेकार्टे का। फ्रांस के तुरेन में इनका जन्म हुआ। अब इनकी मृत्यु कब हुई, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ इनकी मृत्यु। रेन डेकार्टे की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 1650 को, और कहां हुई, स्वीडन में। यानी जन्म तो हुआ फ्रांस में और मृत्यु कहां हुई, स्वीडन में। रेन डेकार्टे का जन्म कब हुआ, तो 1596 को, और मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई इनकी 1650 को, स्वीडन में मृत्यु हुई। किसके कारण, शीताघात के कारण। किसके कारण मृत्यु हुई इनकी, शीताघात के कारण, शीत आघात के कारण, या फिर शीताघात भी लिख सकते इसे। शीताघात के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किनकी, रेन डेकार्टे की। रेन डेकार्टे की एक मिनट दोस्तों, रेन डेकार्टे की रेन डेकार्टे की शीताघात के कारण मृत्यु हो गई। अब देखते हैं कि ये दार्शनिक थे, लेकिन किससे संबंधित थे, तो ये जो दार्शनिक थे वो थे एक गणितज्ञ। कौन, रेन डेकार्टे क्या थे, एक गणितज्ञ दार्शनिक। रेन डेकार्टे एक गणितज्ञ दार्शनिक थे, गणितज्ञ वह दार्शनिक थे, गणितज्ञ व दार्शनिक थे। कौन, रेन डेकार्टे। यानी ये गणितज्ञ भी थे और साथ ही दार्शनिक भी थे। कौन, गणितज्ञ रेन डेकार्टे गणितज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे। अब इसके बाद देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, किनका, रेन डेकार्टे का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि गणित के समान सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को स्थापित करना। गणित के समान उद्देश्य लिखते हैं, इनका उद्देश्य क्या, उद्देश्य था कि गणित के समान सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को स्थापित करना। गणित के समान सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को स्थापित करना। स्थापित करना, ये क्या था इनका उद्देश्य, इनका रेन डेकार्टे का। दोस्तों जैसा भी टॉपिक पॉइंट लिखवा रहा हूँ वैसे के वैसे लिखते रहो, जिससे आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के आपको कंटेंट उपलब्ध हो जाए। तो इनका क्या था, ये उद्देश्य था किनका, रेन डेकार्टे का। अब जो रेन डेकार्टे थे वो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक थे। किसके, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के। कौन, रेन डेकार्टे। हमने पढ़ा था ना आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, जिसमें बुद्धिवाद पढ़ा था, अभिनव अनुभववाद पढ़ा था और समन्वयवाद पढ़ा था। तो रेन डेकार्टे थे वो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक थे। ये आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक थे। कौन, रेन डेकार्टे। रेन डेकार्टे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक थे। कब से कब तक थे, तो 500 एडी से लगाकर 1500 एडी तक, जो अंधकार का युग कहा जाता है, 500 एडी से लगाकर नहीं
ये नहीं है जो डेकार्ट इतनी लंबी अवधि तक जीवित रहे, ऐसा नहीं है। बता रहा हूं मैं, जो आधुनिक पाश्चात्य युग था वो कब से कब तक था? तो 500 से लेकर 1500 ईस्वी तक का जो अंधकार युग था वो क्या था? आधुनिक पाश्चात्य युग। जिसमें क्या हुए? जिसमें चर्च भी हुए, पादरी भी हुए, और वहां धर्म ग्रंथ का प्रभाव भी पड़ा। यानी ये जो अंधकार का युग था, इसमें चर्च, पादरी ये हुए। अब जो धर्म ग्रंथ थे उनका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। यानी अंधकार युग पर धर्म ग्रंथ का भी प्रभाव पड़ा, और धीरे 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 अंधकार युग से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। उसके बाद में देखते हैं हम कि सर्वप्रथम डेकार्टे ने मध्यकालीन कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया, और वो भी किस प्रकार से? स्वतंत्र रूप से। यानी जो डेकार्टे थे उन्होंने जो मध्यकालीन जो आडंबर थे, जो कुरीतियां थी, उनका विरोध किया और स्वतंत्र चिंतन की राह पर निकल गए। कौन? डेकार्टे। यानी जो डेकार्टे थे, डेकार्टे के द्वारा जो मध्यकालीन जो कुरीतियां थी, जो भी कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां जो भी थी, तो उन कुरीतियों का जो आडंबर थे, यानी अलग अलग समाज में अलग अलग परंपरा थी, ऐसे आडंबर थे, उनको डेकार्टे ने उनका क्या किया? विरोध किया। डेकार्टे ने विरोध किया। तो इन्होंने मध्यकालीन कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया। आडम आडंबरों का विरोध किया। किन्होंने? डेकार्टे ने। यानी कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया। किन्होंने? डेकार्टे ने। और एक स्वतंत्र चिंतनशील की राह पर चल दिए। कौन? डेकार्टे। अब इसके बाद में देखते हैं कि डेकार्टे की जो दर्शन विधि है, उनके क्या क्या नाम है दर्शन विधि के, और उसमें क्या क्या है। तो डेकार्टे की दर्शन विधि हम देखते हैं। डेकार्टे की दर्शन विधि, डेकार्टे की दर्शन विधि। डेकार्टे की रेन डेकार्टे की डेकार्टे की दर्शन विधि। दर्शन विधि। और और क्या कहा जाता है इस विधि को? इस विधि को कहा जाता है कार्टियसिस पत्ति। कार्टियसिस पत्ति। कार्टियस ये सस कार्टियस पत्ति। कार्टियस पत्ति किसे? दर्शन विधि को कहा जाता है। या फिर इसे कार्टेशियन पत्ती भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन पत्ती। कार्टेशियन पत्ती। कार्टेशियन पत्ती। कार्टेशियन पत्ती। पत्ती। और इसको संदेह विधि भी लिख सकते हैं। इसे संदेह विधि। अब संदेह विधि तो क्यों? इसका क्या रीजन था संदेह विधि लिखने का? तो इसका तो मैं बता देता हूं साथ के साथ क्या रीजन था संदेह विधि का। संदेह विधि लिखने का था कि ज्ञान की प्राप्ति में हेतु संदेह का सहारा लिया। किसने? डेकार्टे ने। यानी डेकार्टे ने जो ज्ञान की प्राप्ति हेतु किसका सहारा लिया? संदेह का। इसलिए संदेह विधि कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति हेतु संदेह का सहारा। ज्ञान की प्राप्ति हेतु संदेह का सहारा लिया।
किन्होंने? डेकार्टे ने। डेकार्टे ने ज्ञान की प्राप्ति हेतु संदेह का सहारा लिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि डेकार्टे की जो ये दर्शन पद्धति विधि थी, उसमें डेकार्टे का जो लेटिन नाम था वो क्या था? तो वो था कार्टेशियन। डेकार्टे की उत्पत्ति का लेटिन नाम क्या था? कार्टेशियन। डेकार्टे का लेटिन नाम कार्टेशियन। डेकार्टे का लैटिन नाम कार्टेशियन। क्या था? जो डेकार्टे था उनका जो लैटिन नाम क्या था? कार्टेशियन। क्या नाम था? कार्टेशियन। अब इसका प्रतिपादन, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इस विधि का प्रतिपादन किया डिस्कोर्स और मेथड ने। किसने किया? डिस्कोर्स और मेथड ने। यानी इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? डिस्कोर्स और मेथड ने। डिस्कोर्स और मेथड ने। डिस्कोर्स और मेथड ने क्या किया? प्रतिपादन किया। किसका? इस विधि का। किसका? इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? डिस्कोर्स और मेथड ने। अब इसमें क्या बताया? इसमें बताया बुद्धि। क्या बताया? बुद्धि। तो इसमें बताया कि बुद्धि अनिवार्य के बारे में बताया और बुद्धि का यथार्थ ज्ञान बताया। किसमें? इसमें तो इसमें बताया बुद्धि। बुद्धि बुद्धि का बताया इसमें। एक तो बताया बुद्धि अनिवार्य, पहला था बुद्धि अनिवार्य। बुद्धि अनिवार्य में क्या था? तो बुद्धि अनिवार्य में था कि सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। कौन? बुद्धि सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। यानी बुद्धि सार्वभौमिक ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। बुद्धि सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था इसमें कि बुद्धि का यथार्थ ज्ञान। क्या बताया? बुद्धि का यथार्थ ज्ञान, यानी बुद्धि का वास्तविक ज्ञान। बुद्धि का वास्तविक ज्ञान। यथार्थ ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। यथार्थ ज्ञान। इसमें क्या था? तो बुद्धि के यथार्थ ज्ञान में क्या था? तो बुद्धि के यथार्थ ज्ञान में था, यानी बुद्धि बुद्धि यथार्थ वास्तविक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान यानी अवास्तविक ज्ञान में क्या कर सकती है? भेद कर सकती है। बुद्धि बुद्धि वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान। और अवास्तविक ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान। अवास्तविक ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान। अवास्तविक ज्ञान या अयथार्थ ज्ञान में भेद कर सकती है। में भेद कर सकती है। कौन कर सकती है? बुद्धि। यानी बुद्धि वास्तविक ज्ञान और अवास्तविक ज्ञान में क्या कर सकती है? भेद कर सकती है। यानी यथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान में क्या कर सकती है? बुद्धि भेद कर सकती है। ये क्या किसमें बताई? ये डेकार्ट की जो दर्शन विधि है, कार्टेशियन पद्धति है, उसमें बताया। यानी बुद्धि सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है। बुद्धि एक तो सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान कर सकती है और बुद्धि वास्तविक ज्ञान
और अवास्तविक ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान में क्या कर सकती है, भेद कर सकती है। कौन कर सकती है, बुद्धि। यानी बुद्धि वास्तविक ज्ञान और अवास्तविक ज्ञान में भेद कर सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं और आगे। दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार आप अपने नोट्स भी बनाते रहे, ताकि बाद में फिर आपको कंटेंट तैयार हो जाए तो आप बार बार इसका रिवीजन कर सको। बाद में आपको फिर पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अभी मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं तो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको बाद में आसानी से समझ में आ जाए। इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य लेके चल रहा हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। कई बार देखना उठा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनमें पूछे गए हैं कि डेकार्टे की जो 10वीं विधि उसमें क्या है, बुद्धि को किस प्रकार बताया गया है। ये भी पूछे गए हैं कि बुद्धि को किस प्रकार बताया गया है। बुद्धि सार्वभौमिक है, किसका है मत, डेकार्टे का। बुद्धि सार्वभौमिक है। उसके बाद में बताया कि बुद्धि को यथार्थ ज्ञान और यथार्थ ज्ञान किसमें बताया गया है, तो डेकार्टे की 10वीं विधि में। 10वीं विधि के प्रतिपादक कौन है, तो डिस्कोर्स मेथड। कौन थे, डिस्कोर्स मेथड। इसके बाद में देखते हैं हम क्या, इसके बाद में देखते हैं कि बुद्धि के दो व्यापार होते हैं। बुद्धि के दो व्यापार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बुद्धि के दो व्यापार होते हैं। एक तो निगमन होता है और एक प्रतिमान होता है। एक तो निगमन होता है और एक प्रतिमान होता है। यानी बुद्धि होती है उसके कितने व्यापार होते हैं, दो व्यापार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो निगमन होता है और एक प्रतिमान होता है। एक निगमन होता है एक प्रतिमान होता है। निगमन में क्या होता है, तो निगमन में होता है सामान्य से विशेष निष्कर्ष जो निकाल दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। सामान्य से यानी नॉर्मल से विशेष निष्कर्ष निकाल लेते हैं उसे क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। अब प्रतिमान में क्या है, प्रतिमान में है कि सहज प्रत्ययों पर आधारित अनुभव से परे ज्ञान। यानी जो प्रत्ययों पर आधारित है उस ज्ञान से हटकर जो अलग ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। तो देखते हैं बुद्धि के दो व्यापार सॉरी बुद्धि के दो व्यापार। क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि के कितने व्यापार बताएंगे, तो बुद्धि के दो व्यापार बताएं। कौन से, निगमन और प्रतिमान। बुद्धि के दो व्यापार, बुद्धि के व्यापार। बुद्धि के व्यापार कितने होते हैं, दो, नहीं दो व्यापार। कितने व्यापार हैं, दो व्यापार। कौन कौन से हैं, एक तो निगमन और एक प्रतिमान। एक तो निगमन होता है और एक प्रतिमान होता है। यानी पहला कौन सा है, निगमन। निगमन। दूसरा कौन सा है, प्रतिमान। प्रतिमान ये कौन सा है, दूसरा। अब निगमन में क्या होता है, तो इसमें होता है कि सामान्य से जो विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निगमन। सामान्य से जो विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान। सामान्य से विशेष निष्कर्ष, विशेष निष्कर्ष इसे क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। सॉरी इसमें इसे क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। प्रतिमान अलग है, निगमन अलग है। तो इसमें क्या होता है, निगमन में सामान्य से विशेष निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निगमन कहते हैं। प्रतिमान में क्या होता है, तो प्रतिमान में क्या होता है कि सहज प्रत्ययों पर आधारित ज्ञान से हटकर जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। यानी सहज प्रत्ययों पर आधारित जो अनुभव है उनसे प्राप्त जो ज्ञान है उनसे परे ज्ञान होता है। परे का मतलब होता है उनसे अलग ज्ञान। सहज प्रत्ययों पर आधारित अनुभव से परे ज्ञान, यानी किसी भी वस्तु से आधारित हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से या किसी भी समस्या से या किसी भी परिस्थितियों से के अनुभव से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे अलग होता है वो ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति से जो हटकर जो अनुभव, किसी भी परिस्थिति से जो अनुभव मिला उससे जो हमें ज्ञान मिला उससे हटकर ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, प्रतिमान कहते हैं। यानी सहज प्रत्ययों पर आधारित
अनुभव से हटकर परे ज्ञान क्या कहलाता है? प्रतिमान। सहज सहज प्रत्ययों पर आधारित अनुभव से परे ज्ञान। परे ज्ञान ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिमान। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि के व्यापार कितने होते हैं? बुद्धि के व्यापार दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निगमन होता है, प्रतिमान होता है। कई बार क्वेश्चन में देता है कि निगमन का अर्थ है, तो निगमन का होता है सामान्य से विशेष निष्कर्ष की ओर। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रतिमान देकर आगे पूछ लेता है, तो प्रतिमान होता है कि सहज प्रत्ययों पर आधारित अनुभव से हटकर जो ज्ञान होता है, यानी उससे परे ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो दार्शनिक प्रणाली के कितने नियम है। दार्शनिक प्रणाली के कितने नियम है, यानी डेकार्ट की जो दार्शनिक प्रणाली थी इसके नियम कितने हैं? दार्शनिक प्रणाली के नियम। दार्शनिक प्रणाली के नियम। दार्शनिक प्रणाली के नियम। दार्शनिक प्रणाली के नियम कितने नियम होते हैं? तो इसके 4 नियम होते हैं। दार्शनिक प्रणाली के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक, सत्यता का निष्कर्ष। पहला कौन सा होता है? सत्यता का निष्कर्ष। दूसरा कौन सा होता है? विश्लेषण का नियम। दूसरा कौन सा होता है? विश्लेषण का नियम। और तीसरा कौन सा होता है? संश्लेषण का नियम। चौथा कौन सा होता है? परीक्षण का नियम। यानी पहला होता है सत्यता का नियम, दूसरा होता है विश्लेषण का नियम, तीसरा होता है संश्लेषण का नियम और चौथा होता है परीक्षण का नियम। तो हम अलग अलग देखते हैं जो सत्यता का नियम क्या है और जो विश्लेषण का नियम क्या है, संश्लेषण का नियम क्या है और परीक्षण का नियम क्या है, इनके बारे में क्या क्या बता रखा है। तो इसके 4 नियम होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दार्शनिक प्रणाली के कितने नियम होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन में 4 भी दे देता है डायरेक्ट। कई बार ये पूछता है कि दार्शनिक प्रणाली के कौन से नियम नहीं है, कौन सा नियम नहीं है, तो 3 देकर एक दूसरा दे देता है तो वो पूछ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि दार्शनिक प्रणाली का नियम है तो 3 अलग देकर एक इनमें से देकर पूछ लेता है। तो हमें ये नियम भी याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 नियम होते हैं। 4 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सत्यता का नियम। सत्यता का नियम। दूसरा होता है विश्लेषण का नियम। विश्लेषण का नियम। तीसरा होता है संश्लेषण का नियम। संश्लेषण का नियम। और चौथा होता है परीक्षण का नियम। परीक्षण का नियम। परीक्षण का नियम। ये 4 नियम होते हैं। इन दार्शनिक प्रणाली में कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। सत्यता का नियम, विश्लेषण का नियम, संश्लेषण का नियम और परीक्षण का नियम। अब सत्यता के नियम में क्या दिखा रखा है? तो सत्यता के नियम में दिखा रखा है कि यथार्थ ज्ञान वही है। कौन सा? यथार्थ ज्ञान वही है जो स्पष्ट और परिशिष्ट हो। यानी यथार्थ ज्ञान वही है जो स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ साफ हो, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई दे। वो क्या है? यथार्थ ज्ञान है। वो किसमें? सत्यता में। यानी सत्य कैसा होता है? सत्य वही होता है जो साफ दिखाई देता है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं होता, जिसमें कोई चापलूस नहीं होती। वो क्या होता है? सत्य होता है। जिसमें झूठ की बिल्कुल समाहित नहीं होती, झूठ को बिल्कुल समाहित नहीं किया जाता। वो क्या होता है? सत्य होता है। सत्य सत्य होता है और सत्य स्पष्ट और परिशिष्ट दिखाई देता है। सत्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सत्य में कोई दब्बा नहीं होता। जो सत्य होता है वो एक स्पष्ट रूप से बोले जाने वाला अपना जो वचन होता है वो होता है सत्य। सत्य एक स्पष्ट और परिशिष्ट होता है। ये बता रखा है कि इसमें सत्यता के नियम में। यानी
सत्यता के बारे में, सत्य के बारे में जो विश्लेषण किया गया है वो बताया है सत्यता के नियम में। यह सत्य अलग अलग लेते हैं, एक एक। यथार्थ ज्ञान, इसमें बताया कि ज्ञान वही है जो यथार्थ हो, बिल्कुल सत्य हो। ज्ञान वही है जो यथार्थ हो, यथार्थ हो, यानी ज्ञान वही है जो वास्तविक हो, यथार्थ हो, यानी जो स्पष्ट हो और परिशिष्ट हो, जो स्पष्ट हो और परिशिष्ट हो, परिशिष्ट हो, यानी ज्ञान बिल्कुल साफ हो, उसके बारे में बताया गया सत्यता के नियम में। ज्ञान में कोई फेरबदल नहीं हो, ज्ञान में कोई काल्पनिक नहीं हो, ज्ञान बिल्कुल सत्यता पर आधारित हो, यानी ज्ञान का रूप कैसा हो, स्पष्ट और परिशिष्ट हो। वो क्या है, वो सत्यता के नियम में आता है। उसके बाद में देखते हैं कौन सा, विश्लेषण का नियम। विश्लेषण का नियम, विश्लेषण का नियम। अब इसमें क्या दे रखा है विश्लेषण का नियम में, इसमें बता रखा है कि विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी वस्तु को विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, मतलब विश्लेषण करना मतलब उसको बिखेरना, उसको तोड़ना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ते हैं केवल टॉपिक, जैसे हमने पढ़ा जैसे किसी भी वस्तु को, प्रकाश के बारे में पढ़ा हमने, प्रकाश के बारे में पढ़ा, जैसे डेकार्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो डेकार्ट के बारे में तो सामान्य रूप से पढ़ लिया, नॉर्मल बेस पढ़ लिया, लेकिन डेकार्ट के बारे में और खोल कर पढ़ा, यानी उसको क्या पढ़ा, उसको तोड़कर अलग अलग भागों में पढ़ा डेकार्ट के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं, विश्लेषण। किसी भी वस्तु को अलग अलग भाग करके अलग अलग रूप में तोड़कर पढ़ना, वो क्या कहलाता है, विश्लेषण। तो इसका विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। अब तोड़ने से आप समझ रहे हो विश्लेषण का तोड़ना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, यानी अलग अलग करना, बिल्कुल बिखेरना। और संश्लेषण का मतलब होता है टूटी हुई को जोड़ना। वो क्या बोल रहे थे, वो संश्लेषण होता है। तो विश्लेषण के नियम में क्या होता है, तो जो बड़ी समस्या होती है उसको सरलतम रूप देना, ये क्या है, ये विश्लेषण है। कोई भी बड़ा ऐसा कोई बड़ी समस्या जिसको हमें तोड़कर, यानी छोटी 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 भागों में तोड़कर उस समस्या को सरलतम रूप देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। उन्हें विश्लेषण करते हैं, यानी अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, यानी बड़ी समस्या को सरलतम अवयव में विभाजित करना। अवयव का मतलब होता है सरल सरल भागों में विभाजित करना, यानी बड़ी समस्या को इसमें किसी बड़ी समस्या को सरलतम रूप में विभाजित करना, रूप में विभाजित करना, ये क्या है, ये विश्लेषण, विभाजित करना, ये क्या है, ये विश्लेषण है। विश्लेषण का नियम है कौन सा, कि जो बड़ी समस्या होती है उसको सरलता रूप में छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं, उसे क्या करते हैं, विश्लेषण का नियम। उसे क्या कहते हैं, विश्लेषण का नियम। अब देखते हैं संश्लेषण का नियम क्या होता है। तो संश्लेषण मैंने बताया ना कि विश्लेषण को तो तोड़ना होता है, और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, यानी छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक बड़ा रूप हासिल करना, उसे क्या कहते हैं, संश्लेषण। क्या कहते हैं उसे, संश्लेषण। यानी छोटी छोटी वस्तुएं होती है उनको मिलाकर एक बड़ी वस्तु बनाना, उसे क्या कहते हैं, संश्लेषण। मतलब कुल मिलाकर उसका अर्थ होता है जोड़ना। संश्लेषण के नियम में होता है जोड़ना। तीसरा है संश्लेषण का नियम, संश्लेषण का नियम।
इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना, संश्लेषण का मतलब अर्थ होता है जोड़ना। अब जोड़ना कैसे? तो इसमें सरलतम रूप को, समस्या को हल करते हुए जटिलतम रूप में क्या करना? जटिलतम रूप की ओर ले जाना। जो समस्या होती है उसको सरलता रूप में, बिल्कुल साधारण रूप में, यानी सरल करते हुए उनको थोड़ी थोड़ी जो भी समस्या होगी, जैसे छोटी छोटी समस्याओं को सरल करते हुए उनका एक जटिलतम रूप की ओर ले जाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संश्लेषण। क्या कहलाता है? कुल मिला के समझो कि हम छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके बड़ी वस्तुओं का क्या करना? निर्माण करना, वो क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। यानी जो छोटी समस्या है, छोटी छोटी समस्या, उनको सरल करते हुए, उनको सरल करते हुए उनको सरल करते हुए जो जटिलतम अवयव है उनकी ओर ले जाना, क्या कहलाता है? वो संश्लेषण का नियम। यानी छोटी छोटी समस्याओं को सरल करते हुए छोटी छोटी समस्याओं को सरल करते हुए जटिलतम अवयव की ओर ले जाना, जटिलतम रूप या फिर जटिलतम अवयव की ओर ले जाना। ये क्या है? ये संश्लेषण का नियम है। संश्लेषण का नियम। अब इसके बाद में देखते हैं हम परीक्षण का नियम। कौन सा? परीक्षण का नियम। उसमें क्या होता है? तो परीक्षण के नियम में संपूर्ण प्रक्रिया पुनः अवलोकन, यानी संपूर्ण जो भी प्रक्रिया हुई, जो संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जो विश्लेषण की प्रक्रिया हुई, उनका संपूर्ण रूप से जो अवलोकन किया जाता है वो किया जाता है परीक्षण में। वो क्या किया जाता है? परीक्षण में। और इसमें जो परीक्षण होता है, इसमें अगर कोई हिस्सा, कोई भाग जो छूट गया तो उसको पूर्ण करना क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। यानी जो भी कोई कमी रही उसको पूर्ण करना क्या कहलाता है? परीक्षण कहलाता है। तो इसमें होता है कि जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसका क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। यहां लिखता हूं मैं 4 नंबर की परीक्षण। परीक्षण, परीक्षण का नियम। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि जो भी संपूर्ण प्रक्रिया उसका अनुमान लगाना। क्या बोलाता है? संपूर्ण प्रक्रिया का पुनः अवलोकन। संपूर्ण प्रक्रिया का पुनः अवलोकन करना। जो भी प्रक्रिया चली, कैसे? तो सत्यता के नियम की प्रक्रिया, विश्लेषण की और संश्लेषण की, तो इनकी प्रक्रिया का जो पुनः अवलोकन किया जाता है वो किया जाता है किसमें? परीक्षण के नियम में। यानी संपूर्ण प्रक्रिया का पुनः अवलोकन अवलोकन करना, ये क्या कहलाता है? परीक्षण का नियम। और जो कोई भाग बचा रह गया, जो कोई भाग बचा रह गया उसको पूर्ण करना भी क्या कहलाता है? अवलोकन। ये कहलाता है परीक्षण। बचे हुए भाग को पूर्ण करना, बचे हुए भाग को पूर्ण करना क्या कहलाता है? अवलोकन। तो दोस्तों ये 4 नियम थे किसके? जो दार्शनिक प्रणाली थी उसके 4 नियम थे। कौन थे? कौन कौन से? एक वो सत्यता का नियम था, विश्लेषण का नियम था, संश्लेषण का नियम था और परीक्षण का नियम था, जिनके बारे में हमने देखा कि सत्यता के नियम में क्या होता है, तो उसमें यथार्थ ज्ञान के बारे में बताया गया। विश्लेषण के बारे में तो उसमें तोड़ने के बारे में बताया गया, यानी बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में विभाजित करना। उसके बारे में जो संश्लेषण उसके बारे में जोड़ने के बारे में बताया गया। संश्लेषण में किसके बारे में बताया गया? जोड़ने के बारे में। यानी जो जैसे कोई छोटी छोटी वस्तुओं से मिलाकर बड़ी वस्तु बनाना, वो क्या कहलाता है? वो संश्लेषण कहलाता है। यानी छोटी छोटी समस्याओं को एक एक जगह कर जटिलतम रूप देना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद में देखते हैं परीक्षण। परीक्षण में हमने देखा
क्या देखा, तो परीक्षण में हमने देखा कि जो भी प्रक्रिया हुई, कौन सी प्रक्रिया, जिस तीन नियम होता है, यह है तीन नियम सत्यता के और विश्लेषण संश्लेषण के, तीन नियम की जो प्रक्रिया हुई, यानी इन तीनों नियम की जो प्रक्रिया हुई उनका पुनः अवलोकन करना, ये क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, परीक्षण। और जो कुछ भाग बचा रह गया उसको पूर्ण करना भी क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों ये कहते हैं हमारी दार्शनिक प्रणाली के चार नियम थे। अब इसके बाद में देखेंगे हम संदेह। संडे के बारे में पढ़ेंगे, संडे के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट। तो डेकार्टे का जो संदेह उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बताइए कि जो एसएसटी का सेकंड पेपर है दर्शन शास्त्र, उसकी क्लासेस चल रही है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, सिलेबस के साथ भी क्लासेस चल रही है। और जो भी क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस ली जा रही है। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट होना जरूरी है, साथ ही अपने दोस्तों को बताइए, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए, जिससे आपके पास एक कंटेंट उपलब्ध हो सके और आप बाद में उसका रिवीजन कर सको। तो दोस्तों हमारी क्लासेस जो दर्शन शास्त्र क्लास है वो आगे डेली 8 बजे यूं चलती रहेगी। जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का, उसको कंप्लीट करवाने के बाद ही हम ये क्लासेस बंद करेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, और इस प्रकार अपना गोल सेट कीजिए कि आप उस गोल को अचीव कर सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। धन्यवाद दोस्तों।